चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के महामहिम गवर्नर श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, महापौर चंडीगढ़ सरबजीत कौर जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, सलाहकार प्रशासक श्रीमान धर्मपाल जी, नितिन कुमार यादव जी, डॉक्टर विजय झाड़े जी, श्री प्रवीण रंजन जी, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अनिंदिता मित्रा जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए चंडीगढ़ के सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, बहुत समय के बाद सिटी ब्यूटीफुल में आया हूं, आकर बहुत अच्छा लगता है। और अभी अभी सिटी ब्यूटीफुल ने भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव में विजय का तोहफा भी दिया है, इसलिए सबसे पहले सभी नगरजनों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि नगर निगम में, अरे हो गया भाई, अब सुनो, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। चंडीगढ़ आधुनिक विश्व के इतिहास में नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। कई सारे ऐसे शहर हैं दुनिया में जो कई दशकों से, सदियों से बने, वो शहर बसते गए, बनते गए, विकसित होते गए। चंडीगढ़ हमारा भारत का बहुत कम शहरों में से एक शहर है जिसको आयोजन कर कर बनाया गया। इसलिए हम बहुत छोटे से थे तब से गुजरात के बच्चों को कहा जाता था कि चंडीगढ़ देखने जैसा शहर है, प्लांट शहर है, बहुत अच्छा शहर। और सच अर्थ में चंडीगढ़ को देखे तो सच अर्थ में ये एहसास होता है कि बहुत विचार कर कर इस शहर की डिजाइन को फ्रांसीसी वास्तुकार ने बहुत महीन विचार कर कर बनाया है। मगर शहर जब बनता है, बसता है, विकसता है, इसके साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती है, समय बदलता जाता है, इसके साथ साथ भी बहुत सारी जरूरियातों में बदलाव आता जाता है। और जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो अपने आप को प्रासंगिक नहीं रख पाते। मैं आज चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलाव के साथ चलने का क्रम उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बनाया। और ये जो क्रम बनाया है वो क्रम न केवल नागरिक सुविधाओं के लिए, ये क्रम के अंदर सुरक्षा को भी जोड़ा है, एक क्रम के अंदर पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ा है, एक क्रम के अंदर नागरिक सुविधाओं को भी जोड़ा है। और बदलाव के क्रम में चंडीगढ़ की एक नई मिली जुली संस्कृति जो बनी है, वो संस्कृति का भी बहुत ध्यान रखकर रख रखाव भी किया गया है। और ये जो बदलाव की शुरुआत आधुनिक शहर पहले से है ऐसे चंडीगढ़ में होने जा रही है, इसमें आज बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री,
और गुजरात ऐसे राज्यों में से एक है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन देश में शायद सबसे ज्यादा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं को वास्तविकता में जमीन पर उतारने का काम किया। और गुजरात में जो लोग आते जाते होंगे उनको मालूम पड़ता होगा कि शहर कैसे बदलते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीमें कैसे बनती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है। लोग वहां पर रहने जाए उसके पहले ही लाइट, पानी, गटर, रोड, ये सारी सुविधाएं होती रहती हैं। और एक अत्याधुनिक टाउन प्लानिंग एक्ट को भी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैसे तो डेवलपमेंट राज्यों का विषय है, परंतु एक कार्य संस्कृति की निर्मित तो केंद्र कर ही सकता है। यहां तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि संघ प्रदेश, परंतु पूरे देश भर के अंदर स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। और आधुनिक शहर किस तरह से विकसित होने चाहिए, दूरदर्शिता के साथ शहर की बाकी की भूमि, नदी की भूमि का भी कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, सुविधाओं को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है और वो सुविधाओं के अंदर सामंजस्य और उसकी एकीकृत कमान भी कैसे बनाई जा सकती है। एक कल्पना मोदी जी ने शहरों के लिए रखी, फिर अमृत योजना लेकर आए, उसके साथ सोलर मिशन आया, ग्रीन सिटी की कल्पना आई, अनेक विविध बातों को साथ में जोड़कर अंत में स्वच्छता पर भी थ्रस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं आज बेझिझक रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी के ये इनिशिएटिव के कारण अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर पूरे देश भर में, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की, परंतु पूरे देश भर में एक कार्य संस्कृति की निर्मित हुई है और शहरों के अंदर समान विकास पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है। आज मैं यहां सुबह के हिस्से में शहरी विकास के साथ जुड़े हुए ढेर सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण भी किया, भूमि पूजन किया। शाम को पुलिस के साथ जुड़े हुए मुख्यत्वे तो पुलिस हाउसिंग के कामों का लोकार्पण है, परंतु आज मैंने जो यहां प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां आने से पहले मैंने जो देखा है, इससे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में शहर देश का सबसे डिसिप्लिन और सबसे आधुनिक शहर बनेगा। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम बने हैं। कुल 165 करोड़ के कार्यक्रम अभी के उद्घाटन और उसका शिलान्यास हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, 6 गांवों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बस डिपो बनाने का कार्यक्रम है, लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा मैं जो एकीकृत कमांड सेंटर देखकर आया हूं, इसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, एक एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। एक ही कमांड सेंटर से
ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा और इसके साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। और मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मैं देख कर आया हूं, ट्रैफिक की डिसिप्लिन लानी हो तो भी ये कमांड सेंटर काम करेगा। चंडीगढ़ की सुरक्षा लानी हो, कोई चीज कहीं इधर उधर लावारिस पड़ी है, इसको क्षण मात्र में इंगित कर वहां पर पुलिस की टीमें भेजनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। मेरा तो प्रशासक महोदय से, गवर्नर साहब से निवेदन है कि सारी स्कूलों को धीरे धीरे कर 12th तक के सभी बच्चों को एक कमांड सेंटर देखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो नागरिक बनने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार का संस्कार की निर्मित हो। मित्रों, चंडीगढ़ के अंदर पहले भी ढेर सारे काम हुए हैं। अभी बताया गया 40 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई है और 40 बसें देने का काम चल रहा है। मॉडल सोलर सिटी के रूप में उसको प्रस्तावित करने के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शायद भारत का सबसे बड़ा बाइक शेयरिंग सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर है और इससे चंडीगढ़ के वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। स्रोत पर अलग अलग किए गए कचरे का 100% संग्रह और उसको इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर करा है और राजस्व रिकॉर्ड जो है इसका 100% डिजिटलीकरण करने का काम भी समाप्त किया है। शायद ये देश का सबसे पहला शहर होगा जहां पर 100% डिजिटाइजेशन समाप्त हो गया है। मित्रों, कई सारे काम, परंतु आज जो एकीकृत कमांड सेंटर का लोकार्पण हुआ है, मुझे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत भरोसा भी है कि इससे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की नागरिक सेवाओं में बहुत बड़ी सेवाओं की वृद्धि का और इसके अंदर एक प्रकार की स्वयं शिस्त के संस्कार भी खड़ा करने की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। मैं फिर से प्रशासक जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप इतना सुनिश्चित करिए कि 12th तक की सभी बच्चे बारी बारी सैटरडे संडे को एकीकृत कमांड सेंटर देखने के लिए जाए। उनके सामने प्रशिक्षण वाला एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो और भविष्य के जो नागरिक है यही डिसिप्लिन के साथ चंडीगढ़ को आगे बढ़ाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में देश में ढेर सारे क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए। मैंने अभी अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ कामों का जिक्र किया, मगर विगत दिनों में सबसे बड़ा काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण होना और 185 करोड़ डोज देश के लोगों
और कहीं पर भी कोई अफरा तफरी का अनुभव नहीं हुआ। दुनिया पूरी अचंभित है कि 130 करोड़ की आबादी की इस देश के अंदर किस प्रकार से कोई हो हल्ला करे बगैर आराम से वैक्सीन होती है, सबको रिसीट मिलती है, इसका जनरल लिस्ट एक तैयार होता है दिल्ली में, और जिसको दोनों डोज मिले उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। देश भर में जिस व्यवस्था के साथ ये वैक्सीनेशन का काम हुआ है, टीकाकरण का काम हुआ है, पूरी दुनिया अचंभित है। बड़े बड़े विकसित देश भी अपनी कोविन ऐप को मांगकर अपने यहां व्यवस्था खड़ी करने का अब प्रयास कर रहे हैं, जो भारत ने पहले ही किया। और इसके कारण तीसरी लहर से बहुत सारे विकसित देश भी चिंतित भी हुए, आहत भी हुए। भारत में तीसरी लहर कब आई और कब चली गई किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन 100% हो चुका। एक उदाहरण, एक नेतृत्व अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करना चाहता है तो किस प्रकार से वो सेवा हो सकती। टेक्नोलॉजी के सहारे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला और देश भर में सभी राज्य सरकारें, सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस प्रकार से इसके अंदर लगे, मोदी जी ने लगभग 22 से 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स वैक्सीन के अमलीकरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और कोरोना प्रबंधन के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात भी आपको कहना चाहता हूं। हालांकि अब जो मैं बात कहना चाहता हूं वो सबको, इस सभागार में बैठे हुए लोगों से कोई लेन देन नहीं है, मगर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, देश का एक बहुत बड़ा तबका जो रोज कमाकर रोज खाता है, कोई ऑटो वाला होगा, कोई फैक्ट्री का मजदूर होगा, कोई खेत मजदूर होगा, ढेर सारे ऐसे लोग थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। लॉकडाउन हो गया, सारी व्यवस्थाएं बंद, ठेले वाले होते हैं, छोटी रेहड़ी वाले होते हैं, सबकी रोजगारी समाप्त। और पूरा दुनिया ये देख रहा था कि 80 करोड़ गरीब किस प्रकार से भारत इसको मैनेज करेगा। कोरोना से शायद, मैंने भी पढ़े, ऐसे आर्टिकल भी लिखे गए कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे गए, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ईश्वर की कृपा है यहां बैठे हुए लोगों पर, हमें ये चिंता नहीं थी, मगर देश में 80 करोड़ लोग ऐसे थे, शाम को उसको क्या खाना, वो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता थी। यहां पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मोदी जी ने 2 साल तक देश के हर गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम। और इसके अंदर कहीं कोई कोताही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि थंब इंप्रेशन के साथ ही अनाज जाता है। जब अंगूठा लगता है तभी अनाज जाता है, जिसका अनाज है उसी के पास जाता है। ये टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने पहले ही देश के अंदर लगा दिया था, और इसके कारण 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की ओर से भेजने का काम किया, और गरीब के घर के चूल्हे को, उसकी रसोई को अहर्निश चलती रहे, इसकी चिंता करें। ये 2 उदाहरण हैं कि अगर देश का दूरदृष्टि नेता, देश का दूरदर्शी प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कोई चीज ठान लेता है, तो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे गरीब के घर में अनाज पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी के सहारे किसी के साथ अन्याय करे बगैर सबको अपना अधिकार देकर और जीरो करप्शन के साथ इन चीजों को कर सकता है।
अभी अभी कल की कैबिनेट में ही मोदी जी ने ये अनाज मुफ्त में देने की योजना को 30 सितंबर 2022 तक एनहांस करने का काम किया है। और मित्रों, 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज, लगभग 3.4 लाख 3,40,000 करोड़ रुपए का अनाज अब तक बांटने का काम समाप्त हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज 5-5 किलो के रूप में हर नागरिक के घर में पहुंचा और कोई अव्यवस्था नहीं। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि देश में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, नई शिक्षा नीति लानी हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हो, ढेर सारे गरीबों को ढेर सारी सुविधाएं, उनके घर में शौचालय, उसको घर देना, घर में लाइट देना, इसके साथ साथ 5 लाख तक का उसको बीमा का कार्ड देना और गैस का सिलेंडर, सारी व्यवस्थाएं इस 7 साल के अंदर समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम करेंगे और ये सब का एक संपूर्ण बनाते हैं तो पूरी दुनिया में आज भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम होगा कि इमिग्रेशन के लिए विदेश के एयरपोर्ट पर जब आप पासपोर्ट देते हो तो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरी दुनिया आज हमें सम्मान के साथ। माताओं, भाइयों, बहनों, आज बहुत मुझे आनंद है कि चंडीगढ़ आने वाले समय की जरूरतों के साथ अपने आप को बदलने के लिए आज ढेर सारे कार्यक्रम किए हैं। और मैं आप सभी को विश्वास देना चाहता हूं, मोदी जी का लक्ष्य है कि सारे संघ प्रदेश आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने और चंडीगढ़ बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की इच्छा और मोदी जी को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिस प्रकार से ये नई योजनाएं चालू की है, मुझे भरोसा है कि मोदी सरकार की कार्य संस्कृति की तहत योजना का जो निश्चित कालखंड है, उसी कालखंड में इसका उद्घाटन भी होगा और लोगों को इसकी सुविधाएं भी मिलने लगेगी। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थोड़ा देरी से आए इसलिए क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।